अरे कहाँ हो भाग्यवान, जल्दी करो। समीर गाड़ी निकाल कर साफ कर ले। देख कबीर तैयार हुआ या नहीं। जी आई। आपको तो कोई काम करने नहीं होते, मुझे तो सब देखना पड़ता है। हेडमास्टर जी रिटायर हो गए पर अभी तक हेडगिरी नहीं गई। दूध फ्रिज में ठंडा करके रखना, बर्तन साफ करना, रास्ते के लिए कुछ नाश्ता रखना, खुद भी अच्छे से तैयार होना। आखिर अपने कबीर के लिए लड़की जो देखने जा रही हूँ। हाँ, तुम्ही को तो देखेंगे सब वहाँ। सुनो, वो गाजरी रंग की साड़ी पहनना, उसमें बहुत सुंदर लगती हो। हाँ पता है, आपकी पसंदीदा साड़ी में से एक है वो, पर उसमें प्रेस बहुत मुश्किल से होती है। हम लेट भी हो रहे हैं, कोई और पहन लूँ? लाओ मैं कर ही देता हूँ प्रेस, अपने कपड़े कर ही रहा हूँ, जब तक तुम अपने बाकी काम निपटा लो। ठीक है जी, मैं कपड़े डाल आती हूँ सुखाने को। वैसे भी बारिश का मौसम है, कब बरस पड़े पता नहीं। पापा, प्रेस करने से पहले अपने बालों में ये गार्नियर कलर तो लगा लीजिए, नहीं तो पूरे रास्ते दुखी होंगे, जैसे तब हुए थे जब हम सुनीता बुआ के यहाँ गए थे। लाइए मैं लगा देता हूँ। बड़ा बेटा कबीर अपने पिता नरेश जी से बोला। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब तो लगता है कि सच में बूढ़ा हो गया मैं। भैया के लिए हमारी भाभी पसंद करने जा रहे हैं। रिटायर हुए 2 साल हो गए आपको पापा, अब तो खुद को बूढ़ा मान लीजिए। छोटा बेटा समीर बोला। हाँ हाँ, तू मेरी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये बता, तूने गाड़ी साफ करके बाहर लगाई कि नहीं? कब की लग गई, बस आप लोगों का ही इंतज़ार कर रही है। अपनी माँ से पूछ कर आ, और कितना टाइम लगाएगी? ये ले, उसकी साड़ी प्रेस हो गई, बोल दे अब तैयार हो जाए। जी पापा, आप भी तो हीरो बन जाइए। सब लोग निर्धारित समय पर तैयार हो गए। देखिए जी, हमारा परिवार कहीं जाता है तो कितना सुंदर लगता है। घर में तो सब बंदर बने रहते हैं। वीना जी हंसते हुए बोली। सही कहा माँ, समीर हंस पड़ा। सारा सामान रख लिया गाड़ी में। पापा, ताऊ जी को तो फ़ोन कर लो, वो भी तो चल रहे हैं। समीर बोला। तेरे ताऊ जी समय से पहले तैयार मिलते हैं, उल्टा हमसे ही कहेंगे कि तुम लोग लेट हो गए। नरेश जी बोले। नरेश जी स्कूल के हेडमास्टर पद से रिटायर हुए हैं। 2 बेटे और एक बेटी है उनके। बड़ी बेटी सिम्मी का विवाह हो गया है, उसके अभी 15 दिन पहले ही बेटी हुई है, इसीलिए वो अपनी भाभी को देखने नहीं जा पा रही है। दामाद जी बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए उन्हें भी छुट्टी नहीं मिल पाई है। बड़ा बेटा कबीर फौज में है, छोटा बेटा अभी एमटेक कर रहा है। कबीर ने तो यही कहा नरेश और वीना से कि माँ पापा, आप ही देखा ये लड़की, आप लोगों को पसंद होगी तो मुझे भी होगी, नहीं तो जब छुट्टी होगी तब मैं देखाऊंगा। वैसे भी छुट्टी मुश्किल से मिलेगी। पर नरेश जी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार आदमी हैं। उन्होंने कहा, किसी लड़की के घर वालों को बार बार आप भगत के लिए परेशान करना ठीक नहीं। गांव में भी रिश्तेदार उनसे इस बात से खफा हो गए थे कि पहले ज़माने में तो सभी लोग 20-25 लोगों को लेकर लड़की देखने जाते थे। इससे लड़की वालों पर दबदबा भी अच्छा बनता था। ये तो अकेले ही चल दिए, हमें भी शामिल नहीं किया। लेकिन नरेश जी ने यही कहा, इतने लोगों की खातिरदारी कराना, वो भी बिना इस बात की पुष्टि के कि उस घर में लड़के का विवाह करेंगे भी कि नहीं, ठीक नहीं। पहले अगर हमें ठीक लगेगा सब, तो पक्की के समय सभी चलिएगा। उनके बड़े भाई साहब पास में ही रहते हैं, उन्हें साथ चलने का आग्रह किया था नरेश जी ने। बेटा कबीर भी पिता की बात को मना न कर पाया और 2 दिन की छुट्टी लेकर आ गया। रास्ते में भाई साहब घर के बाहर सड़क पर ही अपनी लाठी का सहारा लिए खड़े मिले। उन्हें देखते ही सभी ने गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए। सभी को खुले दिल से आशीर्वाद दिया भाई साहब रमेश जी ने। कबीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ताऊ जी को बैठाया और उनकी लाठी को आगे रख दिया। रास्ते में ताऊ जी ने कहा, मिठाई ली कि नहीं नरेश तूने? वो तो मैं भूल गया भाई साहब। तुम लोग कुछ भी याद नहीं रखते। ये ले समीर पैसे, जा सामने ब्रजवासी की दुकान से 2 किलो मिठाई ले आ। भले ही हम लड़की देखने जा रहे हैं, पर कहीं जाओ तो मीठा तो लेकर जाना ही चाहिए। ठीक है ताऊ जी, मैं लाता हूँ। समीर जल्दी से मिठाई लेकर आ गया। बताई गई जगह पर पहुंचकर नरेश जी ने लड़की के पिता को फ़ोन किया।
जी राम राम, हम यहाँ चौराहे पर आ गए हैं, अब बताइए कहाँ आना है। उधर से जवाब आया, आप वहीं रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आया। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी यही कोई 25 साल के लड़के के साथ स्कूटी से आता दिखा। नरेश जी की गाड़ी के सामने रुककर वो लोग उतरकर नरेश जी के पास आए। वो लड़की के पिताजी थे, उनका नाम भूवेश है। आकर उन्होंने सभी को राम राम बोला। तभी सभी की नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उनका एक पैर नहीं था। ये देखकर सभी हैरान रह गए। बड़े भाई साहब से रहा नहीं गया। वो बोले, आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप बता देते तो हम आ जाते। जी कोई बात नहीं, आप लोग अपना समय निकाल कर आए, हमारे मेहमान हैं आप। रास्ता थोड़ा संकरा है, बस इसलिए आपको लेने आए हैं। तो क्या अंकल, गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी? समीर बोला। हाँ बेटा, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी, ज़्यादा दूर नहीं है, पर पैदल चलना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं, हम गाड़ी यहीं साइड से लगा देते हैं, पैदल चलते हैं सभी, मौसम भी अच्छा है, नरेश जी बोले। गाड़ी साइड में लगाकर सभी लोग बाहर आ गए। समीर ने हाथ में मिठाई ले ली, लेकिन बड़े भाई साहब को चलने में थोड़ी तकलीफ होती थी। वो लाठी लेकर चल पाते हैं। उनको लाठी लेकर चलता देख भूवेश जी स्कूटी से उतर गए और अपने डंडे का सहारा लिए बोले, जी आप बैठ जाइए स्कूटी पर, मैं पैदल चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं आप कैसे जा पाएंगे? मैं धीरे धीरे चल लूँगा। जी मैं अपाहिज जरूर हूँ, पर असहाय नहीं। एक पैर ना होने पर भी अपने सभी काम खुद ही करता आया हूँ। आपके यहाँ तो बेटे को भेज दिया था कि कहीं आप लोग मुझे देखकर मेरे घर आने का अपना इरादा ही न बदल दें। ब्रेव मैन अंकल, आप ऐसी हालत में भी सारे काम खुद करते हैं, कबीर बोला। पर फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप स्कूटी से ही चलिए, मुझे समीर सहारा दे देगा। रमेश जी बोले, जी आप बड़े हैं, आपकी बात नहीं टालूंगा, जैसा आप कहें। वीना सेठ जी से पर्दा करती थी, इसीलिए घूंघट किए साड़ी को थोड़ा ऊंचा कर रास्ते में कीचड़ पानी से बचते हुए चल रही थी। गली बहुत ही संकरी थी, जहाँ हर तरह के लोग दिख रहे थे। कुछ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कुछ बढ़ई का काम करने वाले, कुछ सिल बनाने वाले, कुछ सब्जी या गोलगप्पे की ठेल लगाने वाले। बीच बीच में कुछ ठीक ठाक घर भी दिखे थे, पर वो बात नहीं थी जो नरेश जी और रमेश जी की गेट बंद वीआईपी कॉलोनी में थी। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहना चाह रहे हों, कहाँ आ गए हम इतनी गंदी बस्ती में। नरेश जी का सफ़ेद कुर्ता पाजामा पीछे से कीचड़ से जूतों की वजह से गंदा हो चुका था। कई बार वो पीछे मुड़कर अपना कुर्ता देखते। पीछे से समीर धीरे से बोला, अब देखने का कोई फायदा नहीं पापा, कुर्ते का तो जो होना था सो हो गया, आगे देखिए बस। ये सुनकर सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। भूवेश जी की फटफटिया स्कूटी आगे आगे चल रही थी, बाकी सब पीछे पीछे। तभी एक घर के सामने स्कूटी रोकी उन्होंने। घर बहुत ही पुराना जर्जर हालत में था। बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये घर अब गिरा कि तब गिरा। पुताई तो शायद सालों से नहीं हुई थी घर में। बाहर एक 22-23 साल की लड़की आंगन धोने में लगी थी नारियल झाड़ू से। उसके बाल बिखरे हुए, पतले से शरीर की, सांवला रंग, हल्का नीले रंग का सूट पहने बहुत ही मासूम सी प्यारी सी लग रही थी वो लड़की। अभी तक वहाँ कुछ ठीक लगा तो बस वो झाड़ू लगाती लड़की। शायद ये वही लड़की हो जिसे वो लोग देखने आए थे। सभी को गेट के अंदर आता देख वो लड़की धीरे से झाड़ू साइड में रख तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। बाहर आंगन में एक नल लगा था जिसके साथ पाइप जुड़ी थी। भाई साहब रमेश जी बोले, सभी लोग जूते किनारे पर उतार दो और हाथ पैर धो लो। वीना जी यही चाहती थी। वो चप्पलें पहनी थी जो कीचड़ से बहुत गंदी हो गई थी। उन्होंने चप्पल और पैर दोनों पाइप के पानी से अच्छे से धोए। पानी बहुत ही ठंडा था। नरेश जी ने नल के पानी को एक घूंट पी भी लिया था क्योंकि रास्ते में चलने से प्यास लग गई थी। तभी भूवेश जी के पिताजी, भाई साहब और उनकी पत्नी हाथों में आरती की थाली लेकर आए। उन्होंने सभी लोगों को तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी।
तभी तपाक से समीर बोला, आप लोग आरती क्यों उतार रहे हो हमारी? वीना जी ने समीर का हाथ खींचकर उसे पीछे किया। बेटा, हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आए, हम उसका तिलक लगाकर आरती ज़रूर उतारते हैं, चाहे वो मेहमान कोई भी हो। आप संकोच मत कीजिए, ये हमारी परंपरा है। जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये तरीका, रमेश जी बोले। चलिए अब अंदर पधारिए। कबीर और समीर ने दादाजी और भुवेश जी के भाई साहब और उनकी पत्नी के पैर छुए। सभी ने अपने पैर पीछे कर लिए। ये क्या कर रहे हो बेटा? क्यों हमें पाप का भागी बना रहे हो? हमारे यहाँ लड़के वाले पैर नहीं छूते, हम छूते हैं उनके। लड़की के ताऊजी बोले। जी, आप बड़े हैं हमसे, हमारा फर्ज है आपके पैर छूने का, कबीर धीरे से बोला। बेटा, आगे से मत छूना, हमारे यहाँ नहीं छूते। इतना बोल भुवेश जी ने सभी को अंदर बैठने को कहा। अंदर पुराने ज़माने के सोफ़े थे जो हिलडुल रहे थे। सभी लोग ठीक से देखकर कि कहीं सोफ़े अंदर ही ना घुसते चले जाएं, बैठ गए कि तभी सामने से एक नाक बहाता बच्चा कूदता हुआ आया और समीर की गोद में बैठ गया। पर ये क्या, ये लड़का तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड निकला। समीर की गोद में बैठकर अपनी तोतली भाषा में बोला, आप मेरी मोची के मोछा जी हैं ना? सुंदर लल्ले हैं। इतना सुन चुलबुले स्वभाव का समीर हंस पड़ा। समीर ने उस लड़के की शर्ट में रखा रुमाल निकालकर उसकी नाक पोंछी और फिर उसी की भाषा में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छुबम है मोछा जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं ना नलछली में हूँ। तब तक शायद वो उस छुबम का बड़ा भाई था जो उसका हाथ पकड़कर सबको प्रणाम कर बाहर ले गया। सभी लोग चारों तरफ देखने में लगे थे। बैठक में एक काफ़ी पुरानी दो बुजुर्गों की फोटो लगी थी जिस पर धूल खाती माला टंगी थी। एक किनारे पलंग पड़ा था जिस पर मोटा सा मखमली गद्दा बिछा था। शायद इस पर भुवेश जी के पिताजी सोते होंगे। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता था कि पास में ही एक अलमारी में जिस पर अखबार बिछा हुआ था उस पर कई सारे चूरन, दवाइयाँ, च्यवनप्राश, चश्मे का डिब्बा और एक तांबे का ढका हुआ लोटा रखा था। पास में ही खूंटी पर उनके सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती टंगे थे। पूरे बैठक में हाथ से बनी हुई कई हस्तशिल्प चीज़ें टंगी हुई थीं जिन पर पन्नी चढ़ाकर स्टेपलर किया गया था। आजकल के आधुनिक ज़माने में ये देखना सभी को आश्चर्य में डाल रहा था। तभी इतनी देर से बैठक में छाई चुप्पी भुवेश जी के पिता नारायण जी ने तोड़ी। ये जो सारी सजावट है मेरी पोती, मेरी लाली शुभ्रा ने की है। बड़ी होशियार लड़की है, जिसके घर जाएगी उजाला कर देगी। कबीर ने मन में सोचा, फिर तो लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं, जब लड़की ही इतना उजाला कर देगी तो लड़की का नाम शुभ्रा था जिसे ये सब देखने आए थे। नरेश जी और भाई साहब रमेश जी मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसी बढ़ाइयाँ तो अपनी बेटी की सभी लड़की वाले करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। तब तक लड़की के दादाजी ने जोर की आवाज़ लगाई, अरे कहाँ गए सब, पानी तो लाओ। सबको बैठे हुए 15 मिनट हो गए। उनकी दहाड़ भरी आवाज़ सुनकर रसोई घर में ज़ोर ज़ोर की बर्तनों की आवाज़ें आने लगीं। कोई शायद काफ़ी देर से नल से पानी भरने में लगा था। तभी घर की दो औरतें घूंघट करे हुए अंदर आईं और हाथ में बड़ी सी थाल में गिलासों में पानी और मिठाई रखकर चली गईं। तभी भुवेश जी सकुचाते हुए बोले, जी माफ़ कीजिएगा आप लोग, पानी समर का है, 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही। पानी वाला मिनरल पानी लाया ही नहीं। आप लोगों को तो वही पानी पीने की आदत होगी ना। हम सब तो यही पानी पीते आए हैं। अगर आपसे ना पिया जाए तो संकोच मत कीजिएगा, बता दीजिएगा, बगल वाले भाई साहब के यहाँ से मंगवा देंगे। इतना सुन तपाक से नरेश जी बोल पड़े, जो पहले ही बाहर समर के ठंडे पानी का आनंद ले आए थे। अरे नहीं नहीं, हमने भी बचपन में समर का पानी खूब पिया है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। उनके मुंह से ये बात सुनकर समीर और वीना जी ने नरेश जी की तरफ घूर कर देखा, क्योंकि ये वही नरेश जी हैं जो घर में एक दिन भी आरओ खराब हो जाए तो बाहर से बिस्लरी की बोतल ले आएंगे, पर मजाल है जो नल का पानी पी लें। तभी वीना जी का ध्यान सभी पानी के गिलासों पर गया। 10 में से सभी गिलास
अलग अलग डिज़ाइन और आकार के थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जिस घर में वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने आए हैं वो घर बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में मेहमानों के आने पर एक ही आकार और डिज़ाइन के बर्तन निकाले जाते हैं। खैर, अब आप लोगों को आगे की बताते हैं। समीर और कबीर ने अभी भुवेश जी के भाई साहब के कई बार आग्रह करने पर मिठाई उठाई ही थी कि तभी कबीर के हाथ पर छत से पानी की बूंद टपकी। समीर अपने भाई कबीर का चेहरा देख मुंह दबाकर हंसने लगा और इशारे से हाथ में लगी मिठाई खाने को बोला। कबीर ने समीर को गुस्से भरी आंखों से देखा तो समीर ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी दादाजी जोर से चिल्लाए, मेघ आ गए, बाहर से सारे कपड़ा लत्ता उठा ला बबीता, देखना वो दातुन और साबुन भी गीला हो गया होगा, उसे भी उठा कर रख दे। वो बड़बड़ाते जा रहे थे, मैं ना हूँ इस घर में तो कोई काम ढंग से ना हो, सब निकम्मे हैं। बाहर बारिश तेज हो चली थी। नरेश जी के भाई साहब रमेश जी के मन में तेज बारिश को देखकर बाहर दूर चौराहे पर खड़ी अपनी 4 पहिया गाड़ी की चिंता सता रही थी। तब तक उनके चेहरे पर भी पानी की 2 बूंदें आ गिरी। अब तो धीरे धीरे कई जगहों से पानी टपकने लगा। सभी लोग सिकुड़े से बैठे रहे। तभी भुवेश जी ने कहा, आप सभी लोग इधर पलंग पर आ जाइए, मैं कुर्सी मंगवाता हूँ, यहाँ बैठ जाइए। ये बारिश भी बखत नहीं देखती, कभी भी चली आती है। आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, माफ़ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, पुराने घरों में अक्सर ऐसा हो ही जाता है, भाई साहब रमेश जी बोले। तब तक नरेश जी की निगाह दादाजी के पलंग के नीचे रखे थूकदान पर गई, जिसे लड़की के ताऊ जी ने अपने पैरों से पलंग के नीचे खिसका दिया था। क्या पानी से ही पेट भरोगे इनका? चाय नाश्ता कब लाओगे? दादाजी गुस्से में बोले। बस बस, अभी लाए पिताजी। जी पिताजी, हम अभी लाए, अंदर से लड़की की बुआ तेज आवाज में बोली। रसोई में घर की लड़की की ताई, जो लड़के वालों को पानी मिठाई देकर गई थी, रसोई में मौजूद सभी लोगों से कहने लगी, मुझे तो लड़का समझ ना आ रहा, चाय देने गई तो मुझे ही देखकर मुस्कुराने लगा, और तो और अपने हाथों में पहनी वो मूंगा पन्ने की अंगूठी मेज पर हाथ रखकर धीरे धीरे बजाने में लगा था। क्या नाच गाना करने वाला है? मुझे ना अच्छा लागे है ये कि लड़के ऐसी हरकतें करें। तभी बुआ जी बोली, हो सके है भाभी कि वो आपको अंगूठी दिखा रहा हो कि देखो कितनी सोने की अंगूठी पहने हूँ। आजकल के लड़के दिखावा बहुत करे हैं। ऐसा क्या? सही बोली जीजी तुम, मुझे पता होता तो मैं भी अपनी सारी अंगूठी उसकी आंखों के सामने हाथ आगे करके दिखाती। तभी लड़की की बड़ी बहन बोली, ये भी कोई हरकत हुई लड़कों वाली, लगता है गंभीरता ना है छोरे में। इतनी बातें सुनने के बाद चाय छानती लड़की की माँ अपना घूंघट ऊपर कर बोली, आप लोग भी ना तिल का ताड़ बनावे हो, लड़का फौज में है, नाच गाना करने वाला नहीं, हो सके है घबराहट में ऐसा करे हो। जीजी, जब आपको जीजा जी देखने आए थे तो पता है ना कैसे जीजा जी अपने हाथों को मलने में लगे थे, और आप जीजी, कोई भी आए देखने वाले तो सबसे पहले अपनी चुन्नी ही उंगली में फंसाती हुई मुंह में ले लेवे थीं। कितनी चुन्नी में आपकी छेद हो गए थे। और तू बबली, तुझे याद है दामाद जी जब तुझे देखने आए थे तो कैसे अपने पैरों और जूतों को हिलाने में लगे थे? हमें तो ऐसा लगा जैसे दामाद जी के पैरों में ही कोई दिक्कत है। तो आदमी वो का कहवे हैं अंग्रेजी में, नारवास होवे हैं, तब ऐसा करे हैं। हमें क्या भाभी, हम तो छोरी का भला ही चाहवे हैं, छोरी अच्छे घर पहुंच जाए, बस गंगा नहावे सब। तब तक भुवेश जी घबराते हुए आए। तुम लोग इतनी देर से क्या कर रही हो? पंचायत खत्म हो गई हो तो चाय नाश्ता लेकर चलो, पिताजी की गाली ही सुनाई देगी अगली आवाज़ में। सभी औरतें सिर पर पल्लू रखकर चाय नाश्ता लेकर बैठक में आ गईं। इतनी प्लेटें थी नाश्ते की कि एक मेज़ पर रखना मुश्किल हो रहा था। तभी दादाजी बोले, ऐसा करो बहू, कुछ नाश्ता मेरे पलंग पर रख दे। नरेश जी और रमेश जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी रमेश जी बोले, अरे इतनी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, हम नाश्ता करके आए हैं घर से। तभी कड़ी आवाज़ में दादाजी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? नाश्ता तो हमारे ज़माने में होता था,
जब छोरी देखने कोई आवे तो वो मक्खन लाल की भट्टी में पकाया गया वो लाल लाल रबड़ी वाला दूध तांबे के 250 ग्राम वाले गिलास में नाक तक भर के दिया जाता था। जाने कौन कौन से पकवान बनते थे 10 दिन पहले से। आजकल तो कोई कुछ करना ही न चाहवे। ये सुनकर वीना जी और सभी लड़के वाले मन ही मन सोचने में लगे कि 20 तो घर के बने पकवानों की प्लेटें आ गई हैं, अब क्या 56 भोग लगाएंगे हमें। तभी भुवेश जी बोले, आप लोग देख क्या रहे हैं, चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। पर चाय लें तो ले कैसे, नाक तक तो भरी थी। नरेश जी और भाई साहब सोच रहे थे कि चाय हाथ में ले कैसे, ये तो जला देगी, फैल अलग जाएगी। नारायण जी सभी को घूरकर देखने लगे कि ये चाय क्यों नहीं ले रहे। रमेश जी ने आखिर कह ही दिया, जरा कोई ग्लास ले आइए, चाय ज़्यादा है सभी की। देखा पिताजी, मैंने कहा था आपसे कि कप में ही चाय दो, आप तो वो ग्लास में देने को बोल रहे थे, पूरा भर कर। आजकल लोग नहीं पीते ज़्यादा चाय। तभी भुवेश जी के भाई साहब बोले, आजकल आधा कप चाय दी जाती है। मैंने कही थी पिताजी से कि मेरा तो उठना बैठना हर जगह है, एक गिलास चाय में 4 लोग चाय पी लेते हैं। नरेश जी और रमेश जी एक दूसरे का चेहरा देखकर यही सोच रहे थे कि कहाँ आ गए, अच्छा लड़की देखने आए। खैर, तभी बुआ जी एक गिलास लेकर आई और बोली, इसमें कर दो चाय आप लोग अपनी, जितनी पीनी हो रख लो। सबने राहत की सांस ली गिलास देखकर। एक एक कर सभी कप उठाकर चाय गिलास में डालने लगे। समीर का नंबर आते आते गिलास पूरा भर गया था। कबीर ने समीर की तरफ खिल्ली उड़ाते हुए देखा। समीर बेचारा क्या करता। दादाजी की बड़ी बड़ी मूंछों वाला डरावना चेहरा देखकर चाय का कप उठाकर पीने लगा। पहले ही घूंट में चाय उसकी शर्ट और हाथ पर गिर गई। ये देखकर दादाजी चिल्लाए, नीचे प्लेट में रखकर पीनी चाहिए, जाओ बाहर नल है, धो आओ बूशट और हाथ, हल्के रंग की है, दाग पकड़ लेगी। कबीर छोटे भाई समीर को देख मुंह बंद कर हंसता रहा। तभी समीर उठकर बाहर आया। बुआ जी ने उसे पुराने जमाने का काले रंग का छाता दिया जिसकी 3 डंडी टूटी हुई थी। किसी तरह बारिश में टूटा छाता लेकर समीर बाहर नल के पास आया। उसे लगा नल तक पहुंचकर उसने कोई जंग जीत ली है। उसने पाइप से हाथ धोए। तभी उसकी निगाह सामने तिरपाल के नीचे बैठी शुभ्रा पर गई, जो किताब पढ़ने में मगन थी। समीर ने मन ही मन सोचा, जिस लड़की को हम भैया के लिए देखने आए हैं वो तैयार होने के बजाय यहाँ किताबों में घुसी है। फिर अगले ही पल सोचा, हो सकता है ये वो लड़की ना हो। हाथ और शर्ट धोकर वो अंदर बैठक में आ गया। सभी ने अभी चाय खत्म की ही थी कि दादाजी बोले, खाने की तैयारी हो गई, जल्दी लाओ, मेहमान भूखे होंगे, 12 बज गए हैं, कहाँ मर गए सब। इतना नाश्ता होने के बाद खाने की बात सुनकर लड़के वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि अब क्या खाना भी खिलाएंगे ये। भाई साहब रमेश जी बोले, हम खाना बाद में खा लेंगे, अभी तो नाश्ता किया है। वैसे तो खाने का मन किसी का नहीं था, पर क्या किसी की मजाल कि दादाजी के सामने खाने की मना कर दे। किसी तरह बात को संभालते हुए रमेश जी सकुचाते हुए बोले, बिटिया को बुलवा लेते अब तो ज़्यादा सही रहता भुवेश जी। पर्दे के पीछे कान लगाती बुआ जी इतना सुन दौड़ती हुई गई और बोली, छोरी तैयार है, उसे ले चलो, छोरे वाले बुला रहे हैं। अंदर से जोर जोर से आवाज़ आने लगी। भुवेश जी भी अपना डंडा संभालते हड़बड़ाते हुए कमरे में आए और बोले, तैयार हो गई शुभ्रा, तो ले चलो। तभी अकेली शुभ्रा को तैयार करने में लगी घर की 4 औरतें भुवेश जी की तरफ घूरकर देखने लगी। बड़ी बुआ बोली, आपकी ही छोरी है ये भाई साहब, अभी तक बाहर बैठी पड़वे में लगी रही, अब आई है, बखत लगेगा, तब तक बातों में लगाओ छोरे वाले को। तुम कहो तो मैं आ जाऊं, ऐसी ऐसी बातें करूंगी कि समय कैसे गुजर जाए खबर ही ना लगे। रहने दे, उसके लिए पिताजी ही काफ़ी हैं। बेटा शुभ्रा, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, पर लड़के वाले रोज़ रोज़ तुझे थोड़े ना देखने आ रहे। अब चेहरे पर खुशी ला मेरी लाली। पापा, आपको तो पता था ना कि कल मेरा लास्ट पेपर है, पूरा साल खराब नहीं करना मुझे। मेरे कितना कहने पर भी आपने लड़के वालों को मना नहीं किया। किसी और दिन आ जाते तो कयामत ना आ जाती।
देखो कैसे पटर पटर जबान चलावे है भाई साहब से। आज तक मजाल है भाई साहब के सामने हमने चूं भी की हो, जहां कहा वहां बैठ गए। अब उम्र के साथ थोड़ा बोल भी लेवे हैं। और ये छोरी तो कुछ मत कहो मेरी शुभ्रा को। वो जितना मेरे से खुली है उतना ही मेरी इज्जत भी करे है, समझी बन्नो। बेटा उन्हें इतवार को ही टाइम था आने का, मना कर देता तो कहीं मन ही ना बदल जाता उनका। तो ठीक है पापा, मैं जैसी हूँ वैसी ही चलूँगी। सांवली हूँ तो क्या हुआ, मुझे मत लगाओ ये पाउडर लिपस्टिक। मैं चोटी करती हूँ ऐसे ही जाऊँगी, बाल नहीं खोलने मुझे। हाँ बड़ी आई, खुद को बहुत खूबसूरत समझे है। तुझे पता है तेरी माँ को जब हम देखने गए थे तो इतनी सजी सवरी बैठी थी कि देखते ही आंखें चौंधिया जाएं। तू तो उनके पैरों की धूल भी ना है, जाएगी ऐसी मर्द जैसी बनकर उनके सामने। बड़ी बुआ गुस्से में बोली। शुभ्रा फिर कुछ बोलने ही वाली थी, पर तभी अपने माँ पापा के चेहरे को देखकर चुप पड़ गई। वो जानती थी बुआ जी को कि कुछ और बोला तो अभी यहीं धरती पर लौट जाएंगी और माथे पर हाथ रखकर रोने लगेंगी कि मेरा तो कोई इस घर में सम्मान ही न करे है। नेक सी पलटकर जवाब देवे है, अपना बैग उठाकर बाहर तक टेसुए बहाते चल देंगी। फिर ना सोचेंगी बुआ जी कि घर में मेहमान बैठे हैं। इसीलिए चुपचाप बुत सी बनी शुभ्रा खुद के चेहरे पर लीपापोती कराने लगी। दूसरी तरफ बैठक में बैठे लड़के वाले घड़ी की तरफ देख रहे थे। दादाजी फिर बोले, हाँ तो लाली के आने से पहले मैं घर का मुखिया नारायण मिश्रा कुछ बातें समझा दूं आप लोगों को। जी कहिए, क्या कहना है आपको? कबीर के ताऊ रमेश जी बोले। अब नरेश जी और रमेश जी सोचे कि अब आए हैं बुढ़ऊ मुद्दे की बात पर। तो मैं ये कह रहा था, अपने दोनों हाथों को मोड़कर अपने अंदाज में नारायण जी बोले, हमारा एक जे घर है 400 गज में, एक गांव में है जिसे पिताजी के जाने के बाद मैंने अपने चारों बेटों में बांट दिया। ऐसे ही खेती का भी हिसाब किताब कर दिया है। समीर और कबीर सोच रहे थे, हम क्या इनकी जायदाद में हिस्सा मांगने आए हैं जो हमें सफाई दे रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर फिर दादाजी की तरफ मुड़ गए। नारायण जी आगे बोले, मेरा बेटा भुवेश, जिसकी लाली को देखने के मारे तुम लोग आए हो और इतना खर्चा पानी हुआ है, वो मेरा भुवेश सीआरपीएफ में था। बड़ी ईमानदारी से नौकरी करता था, पर ईमानदारी दुनिया में सबको हजम नहीं होती। सभी लड़के वाले दादाजी की हर बात पर अपना सिर हिला देते। तो मेरे भुवेश को फंसाकर उसे मारने की साजिश की गई थी, जिसमें उसकी एक टांग कट गई। हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सुनकर कबीर की माँ वीना जी भावुक हो गई। मेरे छोरे की सरकारी नौकरी छूट गई, उसे कुछ भी सरकार की तरफ से ना मिला। 3 छोरी और 2 बेटे हैं उसके। कहने को मेरे 4 बेटे हैं, पर मेरी गालियाँ और गुस्सा बस मेरा भुवेश और मेरी बहू ही बर्दाश्त कर सके हैं। ये बोलते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को नारायण जी पोंछने लगे। अब नरेश जी और रमेश जी इस घर के दूसरे पहलू से वाकिफ हुए। तो कुल मिला के बात ये है लला कि मेरे भुवेश पर देने को कुछ नहीं है लड़की के सिवा, पर मैंने कुछ व्यवस्था कर रखी है अपनी शुभ्रा के लिए। अब आप लोगों की क्या मांग है खुलकर बता दीजिए। ये बात सुनकर नरेश जी बोले, हमारे घर में एक 4 पहिया गाड़ी तो है, पर बेटे के ब्याह के बाद इतने लोग एक गाड़ी में नहीं आ पाएंगे। तो कबीर और समीर मन ही मन सोचे, अभी लड़की तो फाइनल हुई नहीं और पापा दहेज तक पहुंच गए। उधर शुभ्रा भी तैयार हो चुकी थी, उसे घर की 2 औरतें पकड़कर ला रही थीं। नरेश जी गाड़ी की बात कर ही रहे थे कि तभी भाई साहब रमेश जी उनकी बात को काटते हुए बोले, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी नरेश, पहले बिटिया से मिल लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। जी भाई साहब, ये भी सही कहा। मिलना क्या है, हमारी लाली तो हीरा है हीरा, उसे तो कोई फेल ही ना कर सके है। गुणों की खान है। किस्मत वाला होगा आपका छोरा जो हमारी छोरी मिल जावे तो। नारायण जी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, ऐसी बड़ाई तो हर लड़की वाला करे है, वो कोई दूसरे लोग से तो आई नहीं है। वीना जी मन ही मन बुदबुदाई। लड़की की इतनी बढ़ाई सुनने के बाद लड़के वाले अब यही चाह रहे थे कि अब लड़की आए बस। तभी घर की 2 औरतें
शुभ्रा को ऐसे पकड़कर ला रही थी जैसे लड़की को जयमाला के लिए स्टेज पर ले जा रही हों। शुभ्रा को देखकर सभी लड़के वालों की नज़र लड़की के चेहरे पर कम उसके पैरों पर ज्यादा थी कि कहीं पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं, जो सुहाग फिल्म के अक्षय कुमार के बाप की तरह लाया जा रहा है लड़की को। शुभ्रा के आते ही नारायण जी ने उससे कहा, प्रणाम कर लाली सभी को। शुभ्रा ने बारी बारी सबको नमस्ते किया। सभी की निगाह शुभ्रा के चेहरे पर गई, जिस पर ढेर सारा फाउंडेशन लगा हुआ था, साथ में गहरे रंग की लिपस्टिक, हाथों में भर भर चूड़ियां, कड़े, कानों में भी पुराने जमाने के डिजाइन के झुमके, गले में भी कोई मटर माला पहन रखी थी। बाल खुले हुए थे जो उसके माथे पर बार बार आ रहे थे। गहरे गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी, पैर तो दिख ही नहीं रहे थे, साड़ी से ढके हुए थे। ये देख कबीर ने मन ही मन सोचा, कितनी ओल्ड फैशन है लड़की, और इतना मेकअप थोप रखा है कि चेहरे का तो पता ही नहीं चल रहा कि चेहरे की बनावट कैसी है। पैरों में भी ऊंची ऊंची चमकदार सैंडल झलक रही थी। कुल मिलाकर कबीर के मन को न भाई शुभ्रा, शायद किसी को भी नहीं भाई थी, क्योंकि सभी के चेहरे के भाव फीके पड़ चुके थे। शुभ्रा को पकड़े वो औरतें अभी भी खड़ी हुई थीं। दादा नारायण जी आंखें दिखाते हुए औरतों को इशारा कर रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हों कि क्या सत्यानाश कर दिया लाली के चेहरे का। तभी बुआ जी बोली, का टुकुर टुकुर घूर रहे हो बाऊजी, कुछ चाहिए तो बताओ। फिर दूसरी बुआ बोली, मैं जाने हूँ, बाऊजी को रोटी चाहिए, सब्र तो है ही नहीं। चिल्लाकर बोली बुआ, ओरी बबीता, बाऊजी को रोटी दे जा। नारायण जी गुस्से में बोले, का बावरी हो गई है, मैंने कब कही कि मुझे रोटी चाहिए। इतनी देर से लाली को लेकर खड़ी है, बैठा दे उसे, जो पूछना हो छोरे वाले पूछ लें। वही तो जगह देख रहे बाऊजी, कहाँ बैठाएं लाली को। तभी कबीर की माँ वीना जी बोली, अब तो बारिश भी बंद हो गई है, पानी भी नहीं टपक रहा, वहीं सोफे पर बैठते हैं सभी। ये कही ना बहन जी ने समझदारी वाली बात। एरे भुवेश, सोफे पर बैठा सबको, तू भी बैठ जा, हार गया होगा। जी पिताजी। सभी लोग सोफे पर बैठ गए। भुवेश जी अपनी लाठी लेकर सोफे पर बैठने आ ही रहे थे कि तभी जमीन पर पड़े पानी पर उनका पैर फिसलने ही वाला था। पता नहीं शुभ्रा अपने पापा को ही देखने में लगी थी कि फुर्ती से सोफे से उठकर भुवेश जी को गिरने से बचा लिया उसने, और घूरकर अपने पापा की तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाह रही हो कि इतने घबराए हुए क्यों रहते हो आप, देखकर नहीं चल सकते, लड़की हूँ, बोझ नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, ब्याह हो ही जाएगा, पर आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, जा तू बैठ। शुभ्रा ने अपने हाथ का सहारा देकर अपने पापा को बैठाया और उनके डंडे को सोफे से टिका दिया। लड़के वाले मन में सोचने लगे, चलो लड़की भावनाओं से भरी हुई है, अपने पिताजी को बहुत प्यार करती है। एक पॉइंट तो गया शुभ्रा के खाते में। सभी लोग बैठ चुके थे। बैठक में कुछ देर शांति छाई रही। तभी नारायण जी सभी के चेहरों को पढ़ते हुए बोले, आप लोगों को जो पूछना हो लाली से पूछ लो। तभी तपाक से नरेश जी का छोटा बेटा समीर बोला, आपका नाम क्या है? जी शुभ्रा। लड़की धीरे से सिर नीचे कर बोली। उधर वीना जी समीर को उंगली पर गिनती करती हुई उसे कुछ इशारे से कहने लगी कि पढ़ाई लिखाई पूछ। शुभ्रा जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी एमएससी लास्ट ईयर है। फिर आगे क्या करने का सोचा है आपने, या नहीं पढ़ना? जी बस कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, कोशिश है कहीं चयन हो जाए। जी बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा जानकर कि आप नौकरी करना चाहती हैं। तभी समीर की बात काटते हुए वीना जी बोली, अगर शुभ्रा बेटा ससुराल वाले नौकरी ना कराना चाहें तो? जी माफ़ कीजिएगा, पर मुझे नौकरी करनी है, क्योंकि मुझे अपने पापा का पैर लगवाना है, जिसका खर्चा बहुत है। अभी हम सब बहनों और जिम्मेदारी की वजह से पापा खुद नहीं लगवा रहे, ना ही लगवाएंगे, मैं जानती हूँ, बस इसीलिए करना चाहती हूँ। अगर ससुराल वाले आपको अपनी तनख्वाह आपके मायके में खर्च करने की अनुमति ना दें तो? कबीर के ताऊ रमेश जी थोड़ा रोष में बोले, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी। शुभ्रा ने पूरे आत्मविश्वास से बोला। भुवेश जी शुभ्रा के ऐसा कहने पर काफी गुस्सा दिख रहे थे कि एक अच्छा रिश्ता
ये लड़की हाथ से गंवा दे रही है। तभी शुभ्रा की बुआ बोली, ऐसे ही बोले हैं ये। आजकल की पढ़ी लिखी छोरियां ब्याह से पहले ऐसे ही बोले हैं, पर सब बदल जावे हैं ब्याह के बाद। आप लोग बेफिक्र रहो, जी एक पैसा भी भाई साहब पे ना खर्च करे है। जी इसमें हर्ज क्या है? अगर बेटी अपने पिता के लिए अपनी कमाई से कुछ खर्च करना चाहती है तो जिस पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, क्या उस बेटी का कोई फर्ज नहीं अपने पिता के प्रति? हमें तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे बेटा, नरेश जी बुआ की बात काटते हुए बोले। नरेश जी के मुंह से ऐसी बात सुन शुभ्रा के मुरझाए चेहरे पर कुछ मुस्कान आई, पर कबीर थोड़ा बुझा बुझा सा था। उसे शुभ्रा देखने में अच्छी नहीं लगी थी। वो वीणा जी को दूर से कुछ इशारे करने में लगा था, पर वीणा जी समझ नहीं पाई। वो बोली, शुभ्रा और कबीर, आप दोनों एक बार खड़े हो, जरा लंबाई नाप लें। कबीर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये कब कहा मैंने माँ से? वो और शुभ्रा वीणा जी के कहने पर खड़े हो गए। वीणा जी देख ही रही थी कि तभी तपाक से बुआ जी बीच में आकर बोली, आपसे तो लंबी ही है हमारी छोरी, आपके छोरे के भी कांधे तक आ रही। उधर शुभ्रा के दादा नारायण जी भी जोश में आ गए। बोले, का खूब लगे है दोनों की जोड़ी, जैसे राम सीता। समीर मन ही मन वो नदिया के पार फिल्म का गाना सोचने लगा। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। और इधर दादाजी तो दोनों की जोड़ी भी बताए दे रहे कि राम सीता सी लग रही। तभी समीर ने अपना दिमाग दौड़ाया। आखिर बड़े भाई की जिंदगी का सवाल था कि ये लोग तो अभी ही शायद फेरे करा देंगे यहीं। उसने वीणा जी से कहा, माँ मौसी का फ़ोन है, यहाँ नेटवर्क की वजह से आवाज़ नहीं आ रही, बाहर जाकर बात कर लीजिए।